हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम करेंगे क्लास 9th के मैथ का प्रश्नावली 1 का ए। तो इसके पहले हम क्या करेंगे, पहले सीखेंगे कि पूर्णांक क्या होता है। जैसे धन पूर्णांक क्या होता है, ऋण पूर्णांक क्या होता है, सम पूर्णांक, विषम पूर्णांक क्या होते हैं। ठीक, तो चलिए सीखते हैं। हम देखें कि पूर्णांक, ठीक, सभी पूर्ण संख्याओं और ऋणात्मक संख्याओं के सम्मिलित समूह को पूर्णांक कहा जाता है। ठीक, तो हम पूर्ण संख्या क्या होती है, जैसे पूर्ण संख्या कहाँ से होती है, 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट कहाँ तक, अनंत तक। ठीक, सॉरी, अनंत तक। इसके बाद ये पूर्ण संख्या हो गई। और क्या क्या है, ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्याएं क्या होती हैं, जैसे 0 के बाद कितना, -1, -2, -3 डॉट डॉट कहाँ तक, अनंत तक। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 कहाँ तक, अनंत तक। इसके बाद यहाँ से -1, -2, -3 डॉट डॉट कहाँ तक, यहाँ भी अनंत तक। ठीक, अब देखिए इसमें जो ऋणात्मक संख्याएं और धनात्मक संख्याएं दोनों सम्मिलित हैं। इसके बाद अगर आपको पूछ लिए कि धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, धनात्मक पूर्णांक जो 0 से दाहिने साइड पूरे धन में रहते हैं, वो क्या है, धनात्मक पूर्णांक हैं। और जिसके आगे ऋण लगा रहे वो क्या हो जाएगा, 0 से इधर बाएं साइड ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक, इसके बाद आपको अगर इसमें पूछ ले कि सम पूर्णांक क्या होता है, जो संख्याएं 2 से कट जाए वो क्या होती हैं, सम पूर्णांक। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे जो संख्याएं 2 से न कटे हुए ऋणात्मक, वो क्या होती हैं, विषम पूर्णांक होती हैं। तो चलिए अब हम प्रश्न हल करते हैं। हमारा प्रश्न नंबर पहला है, कह रहा है कि 20 और 40 के बीच समस्त समधन पूर्णांक लिखिए। तो हम पहले क्या करेंगे, 20 और 40 के बीच जितनी संख्याएं हैं सबको लिखेंगे, वो भी धनात्मक में। ठीक, चलिए लिखते हैं। अब हम इसमें देखेंगे कि कौन कौन सम है। हमको 20 और 40 के बीच में क्या लेने के लिए, तो हम इन दोनों संख्याओं को नहीं कह लेंगे, क्योंकि 40 और 20 और 40 के सिर्फ बीच में ही लेना है। ठीक, देखिए कौन कौन समधन पूर्णांक हैं। एक ये समधन पूर्णांक है, एक 24 है, फिर देखिए 26 है, जो 2 से कटे वहीं समधन पूर्णांक है, 28 है, 30 है, 32 है, 34 है, 36 है, 38 है। ठीक, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 और 38। ये हमारा आंसर हो गया, क्योंकि 21 लेना नहीं, क्योंकि ये विषम धन पूर्णांक है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक लिखिए। अभाज्य मतलब जो 2 से ना कटे, इसके बाद वो धनात्मक हो, ऋण ना लगा, मतलब माइनस ना लगा हो। तो चलिए पहले हम क्या लिखेंगे, 1 से 10 तक की संख्याएं लिख लेंगे। अब कि देखिए हमको बीच में नहीं पूछा है, 1 से लेके 10 तक पूछा है। ठीक, अगर बीच में कहेगा तो 1 और 10 को नहीं लेंगे, सिर्फ उसकी बीच की संख्या लेंगे। ठीक, तो 1 हो गया, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसके बाद 10। फिर इसके बाद क्या करेंगे, अब देखें कौन कौन इसमें अभाज्य हैं। एक तो देखिए ए, अभाज्य वे संख्याएं होती हैं जो सिर्फ स्वयं से कटे। जैसे 3 किसी संख्या से नहीं कट सकती, सिर्फ 3 से ही कट सकती है। ठीक, जो 1 से कटे और स्वयं से कटे। तो देखिए ए अभाज्य नहीं है तो सम संख्या है, ए भी 2 से कट जाएगा, ए भी 2 से कट जाएगा, ए भी 2 से कट जाएगा और ए भी 2 से कट जाएगा। तो बचा 1, फिर 3, 5, 7। अब देखिए अभाज्य कह रहा है धन पूर्णांक हो। देखिए ए भी क्या है, ये 3 से भाज्य है और स्वयं 9 से है, लेकिन वे संख्या होनी चाहिए जो सिर्फ अपने आप में क्या हो, भाज्य हों। ठीक,
एक, क्योंकि देखिए ये 3 का भी 3 से भी कट जाएगी और स्वयं एक 9 से भी कट जाएगी, फिर 1 से तो कटेगी, लेकिन सिर्फ 1 से कटनी चाहिए और स्वयं से कटनी चाहिए। देखिए ये सिर्फ 1 से कट रहा है, 3 सिर्फ 3 से ही कटेगा, 5 से ही कटेगा, 7 से कटे, लेकिन जो 9 है विषम भले है लेकिन ये 3 से और स्वयं से विभाज्य है। ठीक, तो हमारी संख्या क्या हो जाएंगी, 1, 3, 5 और 7, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 3 है 2a+1 का क्रमानुयायी क्या है, पूर्णांक ज्ञात करना है। ठीक, क्रमानुयायी पूर्णांक ज्ञात करने के लिए, जैसे अगर किसी संख्या का क्रमानुयायी पूर्णांक ज्ञात करने के लिए कहे तो हम क्या करेंगे, जैसे अगर कोई संख्या हमको 3 दे दी, जैसे हमारी संख्या 3 है, अगर इसका कहे कि क्रमानुयायी पूर्णांक ज्ञात कीजिए, तो इसमें क्या होता है, सिर्फ हम इसमें 1 जोड़ देंगे बराबर 4, ये हमारा क्रमानुयायी पूर्णांक हो गया। फिर 4 का कहे तो 4 + 1 कर देंगे, 5 हो जाएगा। अगर 5 का कहे तो 5 + 1 कर देंगे, 6 हो जाएगा। मतलब एक संख्या क्रमानुयायी पूर्णांक ज्ञात करने के लिए तो एक संख्या उसमें क्या होती है, जोड़ी जाती है। तो कह रहा है कि 2a+1 का क्रमानुयायी पूर्णांक ज्ञात करना है। ठीक, तो हम इसमें क्या करेंगे, पहले 2a+1 लिख लेंगे। ठीक, इसमें क्या करना है, एक सिर्फ हमको जोड़ देना है। ठीक, फिर हमारे क्या हो गया, 2a+2। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया। जब भी आपको क्रमानुयायी पूर्णांक ज्ञात करने के लिए कहे, आप जो भी संख्या दी हुई उसमें 1 जोड़ के लिख देंगे। चलिए प्रश्न नंबर 4 करते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 4 है 2/3, देखिए ये प्लस का 2/3 है। ठीक, 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। योगात्मक प्रतिलोम में क्या होता है, जब किसी संख्या का हम योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करते हैं तो हमको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना होता है कि अगर वो संख्या माइनस में है तो हम उसको क्या कर देंगे, प्लस में कर देंगे। अगर वो प्लस में है तो हम उसको क्या कर देंगे, माइनस में कर देंगे। जैसे -3 है, अगर इसका कहे कि योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए तो इसको हम क्या कर देंगे, बराबर 3 कर देंगे। ठीक, प्लस में कर देंगे। अगर माइनस जैसे 3/4 है तो हम इसको क्या कर देंगे, फिर सिर्फ 3/4 प्लस में। ठीक, अगर माइनस है तो प्लस में कर देंगे, प्लस है तो माइनस में कर देंगे। तो क्या है, हमारा 2/3 प्लस में है। ठीक, 2/3 का अगर हम योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, प्लस में है तो हम माइनस फिर 2/3 कर देंगे। ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस। हम प्रश्न नंबर 5 करते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 5 है, कह रहा है कि -5 का गुणात्मक प्रतिलोम लिखिए। तो हम जानते हैं गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। जैसे मेरी कोई संख्या है 2, अगर हम कहें कि इसका गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए तो संख्या क्या होती है, पलट जाती है। ठीक, 1/2 हो जाती है। ऐसे हम इसको 2/1 लिख सकते हैं। ऐसे 3/2 है, तो अगर इसका हम कहें गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए तो संख्या क्या हो जाएगी, पलट जाएगी, 2/3 हो जाएगी। इसका जो गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। इसमें प्लस माइनस का ध्यान नहीं दिया जाता है। अगर प्लस में है तो हम प्लस लिखेंगे, माइनस है तो सीधा माइनस में लिखेंगे। तो जैसे है -5 का गुणात्मक प्रतिलोम, देखिए पहले हम -5 को क्या बना सकते हैं, -5 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं ना, तो हम इसको पलट देंगे। -5 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा, -1/5। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 6 है P+Q और P-Q के योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। तो हम जानते हैं कि योगात्मक प्रतिलोम में क्या होता है, हम चिन्ह चेंज करते हैं। अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो देखिए P+Q प्लस में है, यहाँ आगे क्या लगा है, बीच में नहीं लेंगे, हम सिर्फ सामने लेंगे। ठीक, यहाँ पे प्लस है तो इसका जो योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा कितना हो जाएगा, माइनस का P+Q। अब देखिए P-Q ये भी प्लस में है तो ये भी हो जाएगा इसका योगात्मक प्रतिलोम माइनस का P-Q। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 7 है, कह रहा है कि यक्स के किस मान के लिए 5 × 3 × 2 बराबर 5 × 3 × यक्स कथन सत्य है। ठीक, हमको यहाँ पे यक्स का क्या करना है, यक्स का मान ज्ञात करना है। तो ऐसे हमको दिखाई दे रहा है कि सभी संख्याएं अगर गुणा में है दोनों तरफ, तो यहाँ पे 2 नहीं है।
अगर यहाँ पे 2 है, दोनों संख्याएं बराबर हो जाएंगी। लेकिन हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, चलिए पहले इसको लिखते हैं। 5 गुणे 3 गुणे 2, इसके बाद बराबर 5 गुणे 3 गुणे x। हमें x का मान ज्ञात करना है। चलिए कोष्टक तोड़िए। 5 गुणे 3 गुणे 2 बराबर 5 गुणे 3 गुणे x। देखिए 5 तिहाई 15, 15 दूनी 30 बराबर 5 तिहाई 15 और x, तो 15x हो गया। तो देखिए यहाँ पे 15 गुणा कर रहा है, तो इसमें आप क्या करेगा, भाग करेगा, क्योंकि हमको x का मान ज्ञात करना है। तो 30/15 बराबर x, तो 15 1 के 15, 15 दूनी 30, तो हमारा 2 बराबर कितना आ गया x, या फिर x बराबर हमारा आ गया 2। हमको यही 2 निकालना था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 8 करते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 8 है, कह रहा है कि पूर्णांकों में ऐसी कौन सी संख्या है जो स्वयं की योज्य प्रतिलोम होती है। ठीक, तो हम जानते हैं 0 ऐसी संख्या है जिसका योज्य प्रतिलोम स्वयं की योज्य प्रतिलोम होती है। अगर हम 0 का योज्य प्रतिलोम जब ज्ञात करेंगे तो इसका 0 होता है। ठीक, हमको इसको याद रखना है। अगर हम जैसे -1 का करेंगे तो 1 हो जाएगा, जो कि सेम नहीं है। 2 का करेंगे तो -2 का करेंगे तो -2 हो जाएगा। ये भी स्वयं की प्रतिलोम योज्य प्रतिलोम नहीं आ रही है, तो हमारा सिर्फ क्या हो जाएगा, 0। अगर इसके अलावा अगर कोई संख्या लेंगे तो उसका योज्य प्रतिलोम स्वयं की योज्य प्रतिलोम नहीं होगी। ठीक, अगर -0 हम कभी नहीं लिखते हैं, न -0 लिखा जाता है, तो 0 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 0। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 9 करते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 9 है, कह रहा है यदि a एक सम धन पूर्णांक है तो बताइए कि संख्या a-1 a+1 सम है अथवा विषम। सम है अथवा विषम हमको ज्ञात करना है। तो क्या कह रहा है, यदि a एक सम धन पूर्णांक है, तो सम धन पूर्णांक क्या होता है, सम धन पूर्णांक होते हैं जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, जो 2 से भाज्य हो। ठीक, तो हम इसमें से एक संख्या चाहे जो ले लेंगे। ठीक, चलो एक संख्या हम 2 ले लेते हैं। तो देखिए a बराबर 2 रखने पर, ठीक, अब एक जगह हम क्या रखेंगे, 2। तो चलिए पहले प्रश्न उतारते हैं। a-1 और क्या, a+1। देखिए एक जगह पे 2 रखेंगे तो 2 -1, फिर इसके बाद 2 +1, तो हमारा कितना आ गया, 2 में से 1 गए, 1 इंटू, यहाँ पे इंटू लगा है ना, फिर इसके बाद 2 1 3 बराबर कितने, 3 1 के 3। देखिए हमारा क्या आ रहा है, विषम आ रहा है। चलिए हम दूसरा रख के देख लेते हैं। चलिए जैसे हमने रख दिया a बराबर, अब की बार हम क्या रखेंगे, 4 रखेंगे। ठीक, तो a-1 है और a+1 है, तो हम क्या करेंगे, 4 -1 और 4 +1। अब 4 में से 1 गए, 3 गुणे 4 1 5 बराबर कितना आ रहा हमारा, 15। फिर देखिए कितना आ रहा है, विषम, अथवा यह संख्या क्या हो जाएगी, विषम। ठीक, ए विषम हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 10 करते हैं। पर हमारा प्रश्न नंबर 10 है, कह रहा है कि संख्या रेखा पर 5 और 7 का योग लिखिए। तो चलिए देखिए दोनों संख्या धनात्मक है ना, तो पहले हम संख्या रेखा पालेंगे। हमने एक संख्या रेखा पाल ली। हम जानते हैं कि 0 के दाहिने साइड संख्याएं प्लस होती हैं और 0 के बाएं साइड संख्याएं क्या होती हैं, माइनस में होती हैं। तो हमको क्या दिया, 5 और 7 दिया। देखिए दोनों प्लस में हैं तो प्लस के साइड जाएंगे। ये 0 से 5 गिनते हैं, 1 2 3 4 5। हम 0 से 5 तक जाते हैं। ठीक, 0 से 5 तक, फिर 5 से हमको कितने आना है, 7 तक। तो
1 2 3 4 5 6 7। तो हम यहाँ से चलेंगे, 7 हमारा कहाँ आ रहा है, 12 पर। तो हमारा आंसर जिस पे आके संख्याएं रुकती हैं वही हमारा आंसर हो जाता है। देखिए 12, तो देखिए 5 + 7 बराबर 12। हमने संख्या एक प्रदर्शित कर दिया। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया। तो चलिए अब 11वां क्वेश्चन करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, कह निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं अथवा कौन से असत्य। हमको बताना कौन सा सत्य है कौन असत्य। तुम्हारा पहला प्रश्न है, दो धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणनफल सदैव अभाज्य होता है। तो हम जानते हैं कि धन अभाज्य संख्याएं वे होती हैं जो धनात्मक हो और एक और स्वयं से विभाज्य हो, अन्य किसी संख्या से ना हो। तो कौन सी संख्या हो सकती है, 1 3 5 7 11 ऐसी संख्याएं हैं जो स्वयं से विभाज्य हैं और सिर्फ एक से होंगी। ठीक, अन्य किसी संख्या से नहीं होंगी। तो कह रहा है कि इन दोनों का, इनमें में से किसी भी दो संख्या का गुणनफल सदैव अभाज्य होता है। तो हम देखते हैं, चलिए हम ले रहे हैं 1 और 3 ले रहे हैं। ठीक, तो 1 × 3 इनका गुणनफल देखते हैं, अभाज्य आता है 3। ठीक, ये तो अभाज्य आ गया। चलिए फिर 5 और 3 का ले लें, 3 × 5 बराबर 15। ये तो भाज्य हो गया क्योंकि 3 से भी है, 5 से भी है, स्वयं 15 से भी है। चलिए तीसरा देख लें, 7 और 5 ले लें, 5 × 7 बराबर कितना। हमारा प्रश्न नंबर बी है, कह रहा है कि दो धन अभाज्य पूर्णांकों का योग सदैव अभाज्य होता है। तो हम जानते हैं दो धन अभाज्य पूर्णांक क्या होते हैं, जैसे 1 3 5 7 11 13, 1 3 5 7 11 और 13। ठीक, डॉट डॉट। इसके बाद देखिए कह रहा है कि दो धन अभाज्य पूर्णांकों का योग। ठीक, तो मतलब इन दोनों का योग। तो चलिए इसे 1 और कितना 3, तो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। ठीक, हम फिर इसको अब 3 और 5 को ले रहे हैं दूसरा, जैसे 3 + 5 बराबर कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। फिर देखिए तीसरा हम ले रहे हैं 7 और 11 ले लें, 7 + 11 बराबर कितना आ गया हमारा, 18। देखिए कह रहा है कि दो धन अभाज्य पूर्णांकों का योग सदैव अभाज्य होता है। लेकिन देखिए अभाज्य नहीं, सम संख्याएं आ रही हैं जो कि भाज्य हैं दो से। इस कथन क्या हो जाएगा, असत्य। ठीक, यह कथन असत्य। यह कह रहा है कि दो मतलब धन अभाज्य पूर्णांकों का योग सदैव अभाज्य होता है, लेकिन अभाज्य नहीं होता, क्या होता है, भाज्य होता है। अतः यह कथन क्या है, असत्य है। चलिए हम सी वाला करते हैं। हमारा सी है, कह रहा है कि यदि ए और बी दो ऋण पूर्णांक हैं तो a + b भी सदैव ऋण पूर्णांक होगा। ठीक, तो कह रहा है ए और बी दो ऋण पूर्णांक है। तो हमने मान लिया कि माना ए बराबर माइनस का ऋण पूर्णांक कोई भी ले ले, -2। ठीक, इसके बाद दूसरा बी बराबर ले ले -3, क्योंकि इसमें ना तो कहा है कि धन मतलब इसमें भाज्य और अभाज्य की बात नहीं कही है, इसमें सीधा कहा है कि दो ऋण पूर्णांक। ठीक, तो हमने ए को मान लिया -2 और बी को मान लिया -3। आप चाहे कुछ भी मान सकते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं कि ए + बी इन दोनों को मतलब जोड़ने पर क्या आता है, सदैव ऋण पूर्णांक आता है। तो चलिए a + b है ना, तो ए की जगह पे हम -2 रखेंगे, फिर प्लस बी की जगह पे -3। इसको सॉल्व करेंगे, -2। अब देखिए कोष्टक टूटेगा तो चिन्ह का गुणा होगा, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -3 बराबर कितना आ गया, -5। हमारा तो आ रहा है। चलिए अब दूसरा ट्राई करते हैं, तब उसमें देखते हैं कितना आ रहा है। अब मान ले रहे हैं हम a बराबर -1। ठीक, और इसके बाद b बराबर -4। तो चलिए अब a + b देखते हैं। अब a की जगह पे -1
फिर प्लस बी की जगह पर माइनस का 4, फिर माइनस का 1, फिर कितना हो गया माइनस, अब प्लस माइनस गुणा होगा तो माइनस का 4, फिर और माइनस से कितना आ गया 5। माइनस का 5 क्यों आया? क्योंकि माइनस माइनस चिन्ह क्या होता है, जुड़ता है। ठीक, तो हम देख रहे हैं कि हमने 2 बार किया तब भी माइनस के साथ आया। ठीक, अतः यह कथन क्या हो जाएगा, सत्य। ठीक, आप ऐसे चेक कर लेंगे इसको। चलिए हम प्रश्न नंबर 12 करते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 12 है, कह रहा है कि यदि ए एक धन पूर्णांक है तो दिखाइए कि संख्या ए प्लस 1, ए प्लस 2, ए प्लस 3 संख्या 24 से पूर्णतः क्या होगी, विभाजित होगी। तो आप कह रहा है कि ए धन पूर्णांक है तो आप ए को कुछ भी मान सकते हैं, ऋणात्मक ना रहे, एक से लेके अनंत तक कोई भी संख्या मान सकते हैं। तो हम बड़ी संख्या ना मानकर ए बराबर हम मान ले रहे हैं एक धन पूर्णांक है। ठीक, आप 2 भी मान सकते हैं। चलिए हमने 1 मान लिया, इसके बाद हम एक की जगह पे एक रखेंगे, देखते हैं 24 से विभाज्य है अथवा नहीं। ठीक, चलिए पहले लिखते हैं ए प्लस 1, इसके बाद ए प्लस 2, ए प्लस 3। हम ए की जगह पे क्या रखेंगे, एक रखेंगे। ठीक, तो एक प्लस 1, सॉरी 1 प्लस 2 और 1 प्लस 3। देखिए ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। अब देखिए ये आपस में क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं। जब कोई चिन्ह जहाँ पे नहीं लगा रहता है तो हम जानते हैं वहाँ पे क्या होता है, गुणा का चिन्ह होता है। अब हम आपस में सबका गुणा कर लेंगे। 4 तिहाई 12, 12 दूनी 24, 24 एक्के 24। देखिए कितना आ गया आंसर हमारा 24। अब देखिए खुद 24 आ गया तो 24 24 से विभाज्य ही होगा। अगर 24 का हम 24 में भाग देंगे, देखा पूरी बार चला गया। तो हमने सिद्ध कर दिया कि अगर ए एक धन पूर्णांक है तो ये संख्या 24 से विभाज्य होगी। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 13 है, यदि ए एक सम धन पूर्णांक है और बी एक विषम धन पूर्णांक है तो बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन सम होंगी। मतलब कह रहा है अगर ए एक सम धन पूर्णांक और बी एक विषम धन पूर्णांक हो तो इसमें से कौन कौन हल करने पर सम संख्या देंगी हमको। ठीक, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए प्लस बी, एक चौथा ए इंटू बी, फिर पाँचवा ए प्लस 1 बी प्लस 1। ठीक, तो हम बारी बारी से मानेंगे। पहले ए एक अगर समधन पूर्णांक तो मान ले रहे हैं। इसमें देखिए समधन पूर्णांक कहा है तो हम 1 2 3 4 ऐसे नहीं ले सकते, सिर्फ सम वाली संख्या लेंगे जो 2 से कटे। तो हम पहली संख्या समधन पूर्णांक 2 ले रहे हैं। ठीक, ये समधन पूर्णांक है। और दूसरी कह रहा है बी अगर एक विषम धन पूर्णांक, तो बी को हम विषम धन पूर्णांक हमारा क्या होता है 3, जो स्वयं से कटे और सिर्फ 1 से कटे। तो बारी बारी से हम क्या करेंगे, इसमें रखेंगे। पहले हम ए स्क्वायर में रखते हैं, ए स्क्वायर बराबर, अब ए का मान 2 है तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना आ गया 4। ये तो हमारा सम आ गया, एक ए हो गया। फिर दूसरा क्या है बी स्क्वायर, तो हम बी स्क्वायर, बी की जगह क्या है हमारा 3, तो हम 3 का स्क्वायर करेंगे, हमारा 3 त्रिका 9 आ गया। ये देखो विषम आ गया, हमारी संख्या है नहीं। अब ए इंटू बी में रखेंगे। ठीक, ये तो पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये हमारा तीसरी संख्या ए इंटू बी। तो ए का मान हमारा कितना है 2 है। इसके बाद बी का मान हमारा कितना माने हैं हम 3 माने हैं। अब देखिए 3 दूनी 6, ये देखिए सम संख्या है। चलिए हम सॉरी ये तो चौथा था, ये चौथा वाला था, हम तीसरा इधर देखते हैं। ठीक, ए प्लस बी। अब देखिए ए हमारा 2 है प्लस बी हमारा कितना है 3 है, तो हमको कितनी संख्या प्राप्त हुई 5। चलिए अब ये वाला देखते हैं, पाँचवा ए प्लस 1। ठीक, तो ए हमारा 2 है, फिर ये 2 है प्लस 1। अब देखिए 2 इंटू 2 1 3, 3 दूनी 6। ठीक, इसके बाद हम ये वाला देखते हैं, छठवा बी प्लस 1। अब बी हमारा कितना था 3 था, फिर 3 प्लस 1,
फिर 3 गुणे कितना 4 बराबर 12। ठीक, अब देखते हैं हम कौन कौन सी सम संख्या आई है। एक 4 वाली, ये तो है नहीं, एक 6, फिर ए है नहीं, फिर ए और ए, तो इसकी जगह पे क्या है ए वाला कितना है ए स्क्वायर हमारा, तो एक तो ए स्क्वायर वाला सम होगा। और फिर हमारा क्या है एक ए इंटू बी वाला। ठीक, ए इंटू बी वाला। फिर इसके बाद एक और है चौथा, तो चौथा मतलब ए प्लस 1 वाला सम होगा। फिर इसके बाद छठवा कितना है बी प्लस 1 वाला सम होगा। ठीक, हमारी इतनी संख्याएं इनमें से सम होंगी। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 14वां करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, कह रहा है कि धन पूर्णांक के किन किन गुणधर्मों के अंतर्गत निम्नलिखित कथन सत्य है। मतलब बताना है हमको कि यह किस गुणधर्म के अंतर्गत मतलब रखा गया है। ठीक, तो इसको हम कहते हैं योग पर गुणा का वितरण नियम। ठीक, जैसे अगर कोई संख्या हमको दी हुई है ए बी प्लस सी, तो हम क्या करते हैं वितरण नियम में बराबर करके इसका एक बार इसके साथ गुणा, फिर प्लस, फिर इसके साथ गुणा। ठीक, जैसे ए गुणे बी, फिर प्लस बी प्लस वो बी गुणे सी, ये हमारा क्या होता है वितरण नियम होता है। तो ये क्या है योग का गुणा वितरण नियम। ठीक बा। ठीक, इसके बाद चलिए हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। हमारा बी है 3 + 5 + 9 और 3 प्लस फिर कोष्टक में 5 + 9, इसको हम क्या कहते हैं योग का साहचर्य नियम। ठीक, इसे कोई संख्या a प्लस बी प्लस सी दी हुई है, तो हम क्या करते हैं इसको साथ ले लेते हैं, इसको अकेले कर देते हैं। ठीक, a प्लस बी प्लस सी, ये हमारा क्या होता है योग का साहचर्य नियम होता है। चलिए सी करते हैं। हमारा सी है 3 गुणे 2 बराबर 2 गुणे 3, तो ये क्या है ये कौन सा नियम है गुणा का क्रम विनिमय नियम। ठीक, गुणा का क्रम विनिमय नियम क्या होता है, अगर किसी संख्या इसे a इंटू बी है तो इसको हम क्या करते हैं पलट के b इंटू ए कर देंगे, समान आएगा। ठीक, ये हमारा क्या है गुणा का क्रम विनिमय नियम है। ठीक, इसके बाद चलिए हम d करते हैं। हमारा d है 3 × 5 = a इंटू 5, तो a बराबर कितना 3, तो ये कौन सा नियम होता है इसको निरसन नियम कहा जाता है, निरसन नियम। ठीक, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, कह रहा है कि संख्या रेखा पर -5 -2 0 1 2 5 को दर्शाइए। तो मतलब हमको दाहिने साइड 5 तक जाना है, फिर 0 से लेके बाएं साइड भी 5 तक जाना है। ठीक, तो हम बीच में ले लेंगे 0 0 1 2 3 4 5, फिर माइनस तक -1 -2 -3 -4 -5। चलिए अब देखिए जो संख्या दी हुई है हम इसको थोड़ा हाईलाइट कर देंगे। ठीक, फिर 1 2 और कितना 5, ये हमने संख्या रेखा पर इसको निरूपित कर दिया। तो चलिए हमने आज अभ्यास 1 का सॉल्व कर लिया। थैंक यू। ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।